आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम फिर वही सीरीज शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों का। ठीक है, तो उसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार है। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। मुख्य युद्धक टैंक का मतलब मेन बैटल टैंक। ठीक, मेन बैटल टैंक, तो इसे कहा जाता है MBT अर्जुन। ठीक है, भारत का मुख्य युद्धक टैंक जो है अर्जुन के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम टैंकों का सफल प्रयोग किया गया। तो मित्रों, सबसे पहले टैंकों का सफल प्रयोग जो किया गया वो कैम्ब्रे के संग्राम में। कैम्ब्रे का संग्राम यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही एक पार्ट है जो 1917 में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे इसमें दो तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछेगा सर्वप्रथम टैंकों का प्रयोग कहाँ किया गया था। अगर प्रयोग के बारे में पूछे तो मित्रों फोमे का संग्राम आप उत्तर देंगे, और सफल प्रयोग के बारे में पूछा जाए तो आप कैम्ब्रे का संग्राम उत्तर देंगे। ठीक है, यानी फोमे का संग्राम हुआ था, फोम का संग्राम 1916 में। ठीक है, होशियार रहिएगा, किसी तरह पूछा जाए तो आप आंख मूंद कर उत्तर मत दीजिएगा, इसलिए आपको पूरा हम समझाते चल रहे हैं। ठीक, बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ ही था। खानवा युद्ध जो है बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था। ठीक, यानी 1526 1527, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सबसे छोटी यूनिट मित्रों सेक्शन होती है। ठीक है, अब भारतीय सेना की सबसे छोटी आत्मनिर्भर जो यूनिट होती है वो होती है बटालियन। ठीक है, वर्तमान समय में जो भारतीय सेना है बच्चों, इसीलिए बटालियन कमांडर कहलाता है। यानी बटालियन कमांडर जो होता है वर्तमान समय में उसे कर्नल कहा जाता है, और बटालियन का उप कमांडर जो होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। कंपनी कमांडर जो होता है, कंपनी कमांडर को मेजर कहा जाता है। मित्रों, कंपनी का उप कमांडर जो होता है, कंपनी का उप कमांडर वो कैप्टन होता है। कोर कमांडर का रैंक होता है, कोर कमांडर का रैंक जो होता है मित्रों लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का। ठीक है, डिवीजन कमांडर का रैंक जो होता है, डिवीजन कमांडर का रैंक मेजर जनरल रैंक का होता है। ब्रिगेड कमांडर का रैंक ब्रिगेड कमांडर कहलाता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिगेडियर। ठीक है, ब्रिगेड का जो अध्यक्ष होता है मित्रों, ये सब ब्रिगेड, कोर, प्लाटून, सेक्शन, ये सब सेना की इकाइयां हैं, वो भी वर्तमान समय में। ठीक है, कंपनी में प्लाटून की संख्या होती है। तो मित्रों एक कंपनी में 3 प्लाटून होती है। अब प्लाटून में सेक्शन होते हैं, अब प्लाटून में भी 3 सेक्शन होते हैं, यानी सेक्शन में 3 प्लाटून, 3 प्लाटून मिलाकर कंपनी का निर्माण करता है। प्लाटून कमांडर होता है, प्लाटून कमांडर मित्रों सूबेदार होता है। सेक्शन के कितने भाग होते हैं? सेक्शन के मित्रों 2 भाग होते हैं। कौन कौन? राइफल ग्रुप और LMG ग्रुप। ठीक, सेक्शन कमांडर कहलाता है, सेक्शन कमांडर को कहा जाता है नायक। मित्रों सेक्शन के 2 भाग होते हैं, इसमें जैसे ये राइफल ग्रुप, अब रेनगन ग्रुप या LMG ग्रुप। राइफल ग्रुप का हेड जो होता है वो नायक कहलाता है, और ये LMG ग्रुप का जो हेड होता है वो लांस नायक कहलाता है। लेकिन पूरे सेक्शन का जो हेड होता है वो नायक ही होता है। सेक्शन का उप कमांडर होता है, वो होता है लांस नायक। ठीक है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? मित्रों भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया। याद रखिएगा आप लोग, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 के समय में। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? मित्रों प्रथम परीक्षण का नाम था बुद्ध मुस्कुराए या स्माइल्ड बुद्धा। भारत का परमाणु परीक्षण स्थल है वो है पोखरण, पोखरण जो कि राजस्थान में है। ठीक, भारत में परमाणु परीक्षण स्थल किस प्रदेश में है? तो मित्रों राजस्थान में है। भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था 11 और 13 मई 1998 में। ठीक है, भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो नाम था उसका ऑपरेशन शक्ति। भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण के समय कुल कितने विस्फोट किए थे? मित्रों कुल जो है भारत ने 5 विस्फोट किए थे। ठीक है, डॉक्टर भाभा को परमाणु कार्यक्रम हेतु किस औद्योगिक संस्थान ने मदद की थी? तो मित्रों वो औद्योगिक संस्थान था टाटा। अन्यथा उस समय तो सरकारी संस्थानों के रूप में तो हम लोग परमाणु संस्थान खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। ठीक है, तो वो थे टाटा। डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कहाँ की?
तो मित्रों उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी ट्राम्बे और बम्बई के एक छोटे से कमरे में, जिसे टाटा ने दिया था। भारत में प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक थे कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर भाभा। मित्रों यहाँ दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगर परमाणु कार्यक्रम के जनक पूछा जाए तो मित्रों ये डॉक्टर भाभा, ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं वही डॉक्टर कलाम। निम्न में भारत का प्रक्षेपास्त्र नहीं है। तो मित्रों भारत के प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, लेकिन गजनवी नहीं है। ये कहाँ का है? पाकिस्तान का, ठीक है। मित्रों एक चीज़ हम इसमें बताना भूल गए आपको, एक बार हम आपको यहीं पे जिक्र करेंगे, इसलिए कि ज़रूरी भी है, मैं ज़रूरी भी समझ रहा हूँ। हमने सोचा बाद में ये प्रश्न भी होंगे, लेकिन नहीं है, ठीक है। भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, 18 मई 1974 को। और बुद्ध मुस्कुराए नाम से जो है उस परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया, बुद्ध मुस्कुराए या स्माइल्ड बुद्धा। मित्रों यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, आपके अगर प्रश्न में लाफिंग बुद्धा हो तो आप उसको नहीं गलत, वो प्रश्न गलत होगा, स्माइल्ड बुद्धा हो सकता है, ठीक है ना, स्माइल्ड बुद्धा होगा, बुद्ध मुस्कुराए होगा, ठीक है। और द्वितीय परमाणु परीक्षण जिस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी थे, जब द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया ऑपरेशन शक्ति के नाम से, उस समय हमारे पीएम थे वो क्या बोलते हैं वाजपेयी जी, और उन्हीं के समय में जो है कारगिल युद्ध भी हुआ था 1999 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र है। तो मित्रों भारत का जो टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र है उसे नाग के नाम से जाना जाता है। भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो मित्रों लंबी दूरी तक यहाँ तक देखा जाए तो अग्नि एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो तीनों श्रेणियों को कवर करता है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, अंतर महाद्वीपीय, यानी कई प्रकार की है। अग्नि की ही क्षमता को बढ़ाकर इसे जो है अंतर महाद्वीपीय भी बना दिया गया है, यानी अग्नि 5 जो है वो अंतर महाद्वीपीय है, ठीक है। अब अंतर महाद्वीपीय 5000 किलोमीटर से ऊपर जिन प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता होती है वही क्या बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय हो जाता है, ठीक है। चलिए तो भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अग्नि। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। भारत की वायुसेना का गठन में किस समिति का योगदान है? यानी शुरुआत ही इसकी हुई है स्किन समिति से। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932। भाई 8 अक्टूबर 1932 में भारत तो आज़ाद नहीं था, लेकिन वही रॉयल भारतीय नौसेना, रॉयल भारतीय एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी, जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा की गई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की उपाधि दी कौन दिया? जॉर्ज खफ्टम 1945 में, ठीक है। किस लिए दी? वर्मा युद्ध से प्रसन्न होकर। किस युद्ध में विजय के सम्मान में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की उपाधि दी गई? तो मित्रों वो है वर्मा युद्ध 1945, वही प्रथम विश्व युद्ध का ही एक पार्ट है वो भी। वायु शक्ति सिद्धांत के विचारक हैं। तो मित्रों वायु शक्ति के सिद्धांत के विचारक हैं जनरल डूहेट, ठीक है। जनरल ये महान आ गए, महान हो गए जो है नौसेना के विचारक, ठीक है। राइट बंधुओं से आप परिचित ही हैं, इन्होंने ही हवाई जहाज का निर्माण किया था, ठीक है। नभ प्रभुत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो नभ प्रभुत्व का सिद्धांत यानी कमांड ऑफ एयर जिसे हम लोग कहते हैं वो जनरल डूहेट ने दिया था, ठीक है। सामुद्रिक शक्ति के विचार हैं, विचार क्या मित्रों? विचारक लिखना चाहिए, हमें थोड़ा सा गलत हो गया है। तो सामुद्रिक शक्ति के विचारक हैं एटी महान। सामुद्रिक शक्ति में इकलौता विचारक आपको मिलेंगे खास करके विचारधारा वाली पुस्तकों में, जो समुद्र पर, जो सामुद्रिक शक्ति पर अपना विचार व्यक्त किए हैं, वो हैं अल्फ्रेड थेयर महान, जो कि अमेरिका के, ठीक है, एडमिरल रह चुके हैं। जनरल डूहेट ये वायुसेना के हैं। माओ त्से-तुंग ये चीन के हैं, चीन आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है इन्हें, जो कि गुरिल्ला युद्ध, आधुनिक गुरिल्ला युद्ध के संस्थापक भी माने जाते हैं। कौटिल्य से आप परिचित ही हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना की 1934 में बम्बई में हुई थी, की गई, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई? 1934 में। कहाँ हुई? बम्बई में। बेटा नेवी है, नौसेना है, तो जहाँ भी होगा, जहाँ समुद्र होगा वही नौसेना होगी, ठीक है। अब आप कहिए कि
रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना अपनी यूपी में हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना। नेवी का मतलब ही है समुद्र के किनारे, यानी तटीय क्षेत्रों में। तेजस क्या है मित्रों? तेजस है भारत का स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान, और भारत का प्रथम विमान वाहक पोत था विक्रांत। इसे मित्रों भारत ने वो ब्रिटेन से सेकेंड हैंड खरीदा था। हालांकि जो इस समय भारत के विमान वाहक पोत हैं वो सब ज़्यादातर वो सब सेकेंड हैंड ही है। अब भारत एक नया विमान वाहक पोत वो विक्रांत के नाम से भी बनवा रहा है, विशाल भी बन रहा है। ठीक है, तो प्रथम विमान वाहक पोत विक्रांत है, जिसे ब्रिटेन से सेकेंड हैंड यानी पुराना खरीदा था भारतीयों ने। मित्रों विमान वाहक पोत का मतलब ही होता है इतना बड़ा विमान जिसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ान भर सके और उतर सके, यानी समुद्र पर चलता हुआ एक हवाई अड्डा भी कह सकते हैं, एक शक्तिशाली युद्धपोत भी कह सकते हैं, कई रूपों में आता है। ठीक है, भारत का द्वितीय विमान वाहक पोत ये था विराट, इसे भी भारत ने ब्रिटेन से ही खरीदा था। और भारत का वर्तमान विमान वाहक पोत है विक्रांत, INF विक्रांत, यानी INF शब्द जुड़ा होता है मित्रों, तो नौसेना से जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसका नाम होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान समय का विमान वाहक पोत है INF विक्रांत विक्रमादित्य। यही विक्रमादित्य जो कि जिसे कि सोवियत संघ ने यानी रूस ने भारत को गिफ्ट स्वरूप प्रदान किया था मुफ्त में। केवल इसके आधुनिकीकरण में, हथियारों से सुसज्जित करने में जो भी खर्च लगा था केवल वही पैसा इसने भारत से लिया था। बाकी इस इतने विशाल विमान वाहक पोत को भारत को मुफ्त में गिफ्ट किया था। ठीक है, INF चक्र क्या है मित्रों? चक्र है परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी। ठीक है, इसे सोवियत संघ ने लीज पर दिया है, भारत को दिया था। गुप्त वंश का कार्यकाल माना जाता है, तो मित्रों गुप्त वंश का कार्यकाल माना जाता है ईसा पूर्व 185 से 550 ईस्वी तक। ठीक है, यानी 185 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक। मित्रों इतना याद रखिएगा, ईसा पूर्व नहीं होगा ये। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। किसका कार्यकाल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो मित्रों वो है समुद्रगुप्त का। गुप्त काल में सेना के कुल कितने अंग थे? तो मित्रों गुप्त काल में सेना के कुल अंग थे 4। गुप्त काल में सेना का प्रमुख अंग थी वो थी घुड़सवार सेना। महाकवि कालिदास संबंधित हैं गुप्त काल से, यानी गुप्त काल कालीन कवि हैं महाकवि कालिदास। रघुवंश के लेखक हैं कौन? कालिदास। मित्रों ये पुस्तकों का हम अध्ययन इसलिए करते हैं कि यही पुस्तकें हैं, यही ग्रंथ हैं जो कि उस काल के सेना या सैन्य संबंधी जानकारी हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, सुंदरानंद काव्य के लेखक हैं अश्वघोष। नींद लाने वाले एवं सम्मोहन अस्त्र कालिदास की किस रचना में वर्णित है? तो वो है रघुवंश में। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक था, तो मित्रों गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, हर्षवर्धन का कार्यकाल माना गया है मित्रों, हर्षवर्धन का कार्यकाल माना गया है 606 ईस्वी से 645 ईस्वी तक। ठीक है, 1526 नहीं सॉरी तोरणमाल तथा मिहिरकुल थे, कौन थे ये? हूण थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, यानी हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन कहा, पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षचरित के लेखक हैं, हर्षचरित के लेखक हैं मित्रों बाण भट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्ष की सेना का अंग नहीं थी, तो मित्रों हर्ष की सेना का अंग नहीं थी कौन? रथ सेना। ठीक है, लेकिन प्रमुख सेना थी घुड़सवार सेना। हालांकि गजों की सेना, हाथियों की सेना की भी कमी नहीं थी। हर्षवर्धन की सेना में लगभग 60,000 हाथी थे। ठीक है मित्रों, हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है मुसलमानों का भी आक्रमण होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद मुस्लिम आक्रांता विदेशी आक्रमणकारी आते रहे, लूटते रहे, जाते रहे, जिसमें जो है ये महमूद गजनवी हो गया, गोरी आया बाद में, ये भी जो है दिल्ली से पूरे हिंदू साम्राज्य का अंत कर दिया।
ठीक है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी इसके आगे जो है हम अगले भाग में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लाइक और सब्सक्राइब मित्रों कर दिया कीजिए।